नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एम लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये आप सभी सारे के सारे एक्ट्स आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में मिल जाएंगे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने शुरुआत की है। अब हम पहुंचे हैं, हमारा सफर पहुंचा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तरफ। सो वी विल बी रीडिंग, वी विल बी learning about Charter Act of 1853 in this very important video by me Rahul Agrawal. Do subscribe to this YouTube channel guys and press the bell icon for quick notification. जैसे ही मैं कोई भी वीडियो ऐड करता हूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने आपको यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रदीप जोशी जी के बारे में बताया है और यूपीएससी के बारे में भी बताया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 ये आखिरी एक्ट था दोस्तों चार्टर सीरीज का। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अंग्रेजी सरकार जो लंदन में बैठी हुई सरकार थी, उसने कई सारे सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास किए थे। 1793 से आप देखोगे तो 1793 के बाद 1813, फिर उसके 20 साल बाद 1833 और फिर उसके 20 साल बाद 1853। ये आखिरी चार्टर एक्ट था, मतलब कि 1873 में कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस चार्टर एक्ट, अनलाइक अदर चार्टर एक्ट्स, डिड नॉट फिक्स एनी लिमिट फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, 1833 के चार्टर एक्ट ने ये तो बोला था ना कि भाई अगले 20 साल तक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, 1853 तक। 1813 वाले ने क्या बोला था कि अगले 20 साल तक, यानी कि 1833 तक। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा नहीं बोला गया कि अगले 20 साल तक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा। इससे साफ था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कंपनी को हटाने वाली थी, खत्म करने वाली थी, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दी थी, द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द इंडियन टेरिटरीज विल रिमेन अंडर द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी अंटिल द पार्लियामेंट अदरवाइज डायरेक्टेड। मतलब 1853 में बोल दिया गया कि भैया जो भी इंडियन टेरिटरीज हैं वो कंपनी के ही अधिकार में रहेंगी, कंपनी के ही गवर्नेंस में रहेंगी, लेकिन वो ऐसा तब तक होगा जब तक पार्लियामेंट चाहेगी। यानी कि पार्लियामेंट कभी भी 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कंपनी खत्म कर सकती थी। ये एक बहुत तगड़ा रिमाइंडर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने दिया था। इट वॉज क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल could be terminated at any time the parliament wanted, parliament wished, parliament liked. ओके, तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए कुछ इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम 24 to 18। ठीक है, तो ये आपसे हो सकता है पूछा जाए, या हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, 4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और उसमें ये पॉइंट हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट ने जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उसकी संख्या 24 से घटा के 18 कर दी। ठीक है, और उन 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से ये बोल दिया गया कि 6 जो होंगे, 6 ऑफ देम विल बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि सीधा लंदन से अपॉइंट होके 6 डायरेक्टर्स आएंगे 18 में से। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक एक ही काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जिसको जानते थे। वही काउंसिल कानून भी बनाता था, लॉ भी बनाता था, वही काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता था, सारा कुछ एक ही काउंसिल करता था। लेकिन इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने फॉर द फर्स्ट टाइम, दोस्तों बहुत सारी चीजें इस एक्ट में फर्स्ट टाइम हुई हैं, इसीलिए ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कहा जाता है। ठीक है, तो इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया। मतलब पहली बार अंग्रेजों को लगा कि भैया लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कोई अलग चीज होती है, आप एक ही काउंसिल को सारा काम नहीं दे सकते। फर्स्ट टाइम दे थॉट
फर्स्ट टाइम दे थॉट कि यस लेजिस्लेशन, लॉ बनाना एक अलग फंक्शन होता है और इसके लिए हमें अलग एक अथॉरिटी बनानी होगी, ठीक है। सो इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, 6 नए मेंबर्स के एडिशन की बात की, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने गवर्नर जनरल का काउंसिल तो पहले से था, ठीक है, एक नया काउंसिल बना दिया, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यह बोल दिया गया कि इस गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन होगा लॉ बनाना, यानी कि पहली बार कुछ पार्लियामेंट टाइप की चीज बनाने की कोशिश की गई, जिसे मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था 1853 तक। तो 1853 के एक्ट ने एक गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया और बोला गया कि अब से आप लॉ बनाओगे। इसीलिए इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अंग्रेजों को लगा कि लॉ बनाना भी एक नया फंक्शन है, लॉ बनाने के लिए भी एक नई मशीनरी चाहिए। दे थॉट ऑफ दिस, गॉट द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेसिकली जो मेंबर्स थे उनकी संख्या 6 और बढ़ा दी गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज यहां पे ये भी बोला गया कि गवर्नर जनरल अगर चाहें, गवर्नर जनरल अगर चाहें तो वो वाइस प्रेसिडेंट को काउंसिल में नॉमिनेट भी कर सकते हैं, ओके, कुड नॉमिनेट अ वाइस प्रेसिडेंट टू द काउंसिल। हाँ, एक बात यहां पे ये भी बोल दी गई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ जरूर बनाएगी, लेकिन जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होंगे उनके लिए गवर्नर जनरल की असेंट चाहिए होगी। जैसा कि आज होता है, बिना प्रेसिडेंट के असेंट के कोई सा लॉ थोड़ी बनता है, बस उसी तरीके की चीज यहां पे भी थी। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आपको याद है पिछले एक्ट में 1833 में मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट ने अटेम्प्ट किया था ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था, ऑपोजिशन उनका था, इस वजह से ये नहीं हो पाया सक्सेसफुल। फाइनली 1853 में ये चीज सक्सेसफुल हुई और फाइनली यहां पे ये बोला गया कि भैया मेरिट के आधार पे सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, मेरिट के आधार पे। तो किसी भी तरीके का जो पेट्रोनेज था वो रिमूव कर दिया गया और अपॉइंटमेंट वाज टू बी डन ओनली बाय ओपन कंपटीशन, जो कि मेरिट के बेस पे होगा और सबके लिए ओपन होगा। इट वाज थ्रोन ओपन टू इंडियंस आल्सो, कि भाई अब इंडियंस भी जो है इस परीक्षा का हिस्सा बन के अगर वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो भी सिविल सर्वेंट अपॉइंट हो सकेंगे। और इसीलिए एक मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये पूछा जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी, 1853 के चार्टर एक्ट के बाद मैकॉले कमेटी बनी, जिसे कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। ओके, तो ये मैकॉले कमेटी जो थी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज में एंट्री की। गॉट द पॉइंट गाइस? द एक्ट वाज पास्ड व्हेन लॉर्ड डेलहाउसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जब चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ तो कौन गवर्नर जनरल था, जब 1853 पास हुआ तब कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। अब देखो, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब तो उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है ना। अब वो सिर्फ बंगाल का थोड़ी रह गया, अब तो वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बन चुका है। तो इनको लगा कि भैया ये तो अब गवर्नर जनरल इंडिया का हो गया है, तो अब हमें बंगाल को देखने के लिए भी तो एक सेपरेट गवर्नर चाहिए ना, क्योंकि पिछले वाले भाई साहब तो पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं, तो फिर बंगाल को तो वो नहीं देख पाएंगे उतने अच्छे से। दैट इज वाई it provided for the appointment of a separate governor for the Bengal presidency, and it maintained that the governor of Bengal should be different from the governor general who was to head the administration of whole of India. So एक गवर्नर जनरल इंडिया का तो होगा ही और एक अलग से गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है।
इज दैट क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों इसी एक्ट के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो मैंने अभी यहां पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बताया है, इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। लोकल इंट्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि ये जो 6 नए मेंबर्स थे ना, इसमें ये बोल दिया गया कि इन 6 नए मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, मद्रास, आगरा एंड बॉम्बे, ठीक है। तो ये 6 नए मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होंगे वो लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा, इनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी शुरुआत हुई। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से आपने क्या सीखा? इससे हम ये देख रहे हैं कि भाई धीरे 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 ब्रिटिश क्राउन जो है वो पूरा अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स जो है वो खत्म होती जा रही है। और आप देखोगे 5 साल बाद अगले वीडियो में आप देखोगे 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, खल्लास हो गई, अबॉलिश हो गई, ठीक है। तो वेट कीजिए इस वीडियो का जहां हम डिस्कस करेंगे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, जहां से क्राउन रूल शुरू होता है, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। और कोई भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रही चीज, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग। सो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।